कांग्रेस मानती है कि देश सबका नहीं है, जब भी वो मोहन भागवत जी के बयान का विरोध कर रही है? क्या कांग्रेस मानती है कि देश में हर हिंदुस्तानी का इस तिरंगे में हर हिंदुस्तानी का हक नहीं है? क्या कांग्रेस ऐसा मानती है? और रही बात भाषाई इश्यू जो उन्होंने बताया, पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भाषाओं को ताकत दी गई है। उच्च शिक्षा में सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा के लिए प्रयोजन किया गया। पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा हुआ है। तो भाषाई आधार पे जो बांटने की बात कर रहे हैं, उसका हकीकत ये है कि पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें हायर एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है। तो इस बात से कांग्रेस पार्टी इतना खफा क्यों है? और क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं मानती कि देश सबका है? वो इस बात का विरोध क्यों करना चाहती है? और वो भी साल के पहले दिन। क्या साल के पहले दिन वो ये बताना चाहते हैं कि देश सिर्फ एक धर्म विशेष का ही है, दूसरे धर्मों का इस देश में कोई हक नहीं है? इन चीजों का जवाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। ऑपरेशन सामने आ रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, ओवैसी ने कहा है कि सरकार को कड़ी निंदा करनी चाहिए। देखिए, ओवैसी साहब को ना तो भारत की सेना के वक्तव्यों पर विश्वास है, ना विदेश मंत्रालय के वक्तव्यों पर विश्वास है, ना लोकतंत्र प्रक्रिया द्वारा चुनी गई सरकार के वक्तव्यों पर विश्वास है, ना देश के रक्षा मंत्री के वक्तव्यों पर विश्वास है, ना देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्यों पर विश्वास है। इन सारे वक्तव्यों में साफ कहा गया कि जब पाकिस्तान घुटने पर आया तब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ। पर ओवैसी साहब हो या राहुल गांधी, उनमें एक समानता है कि जब भी दुनिया के किसी कोने में भी भारत विरोधी बात, भारत की सेना के विरोध की बात, भारत के संविधान और लोकतंत्र के विरोध की बात जब भी होती है, वो इसको लपक लेते हैं और उसमें हाँ में हाँ मिलाना चालू कर देते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को भारत की सेना पर संपूर्ण विश्वास है और भारत की सेना के प्रवक्ता ने क्लियरली बोला कि पाकिस्तान जब घुटने पर आया तो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ, फुल स्टॉप। इसके ज्यादा भारत के लोगों को इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। भारत की सेना ने क्लियरली बोला कि पाकिस्तान को घर में घुस के भारत की सेना ने ठोका, फुल स्टॉप। इससे ज्यादा हमें कोई एक्सप्लेनेशन की 140 करोड़ लोगों को जरूरत नहीं है। हाँ, 2-3 ओवैसी और राहुल गांधी जी जैसे लोगों को जरूरत है, वो घूमते रहेंगे कि कितने हवाई जहाज गिरे, कितने फाइटर गिरे। हमको जितने गिराने थे हमने गिराए, जितने एयरबेस पाकिस्तान के खत्म करने थे वो हमने हमारा मुकाम हासिल किया। सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन ऑपरेशन सिंदूर व्हाट वी हैड डिसाइडेड वी हैड अचीव्ड। देश को इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ओवैसी और राहुल गांधी को है तो वो घूमते रहे बाहर। इसी साल ने इलेक्शन कमिश्नर से मिला, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के पास मेरे जवाब नहीं थे, मैंने जो क्वेश्चंस पूछे उसके जवाब नहीं थे, उल्टा वो एग्रेसिव हो गए। तो ये जो रवैया है इलेक्शन कमिश्नर का, कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलीभगत है। इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनका हिस्ट्री क्या है, सब कोई जानता है। देखिए, जो सरकार बीएलओज को सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकती, वो आम नागरिकों को क्या कराती होगी? जो सरकार सिर्फ इतिहास में इसलिए जानी जाएगी कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुए उसमें टीएमसी और ममता बनर्जी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी नहीं हुई, दुष्कर्म करने वालों को बचाने के लिए खड़ी हो गई। जो सरकार आरजी कर अस्पताल से लेकर लॉ कॉलेज जैसी विभत्स घटना हुई जिससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, पर उस सरकार ने आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास किया। आज टीएमसी इज ए सिनोनियम ऑफ मिस गवर्नेंस इन द कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर पूरा बंगाल में ध्वस्त हो चुका है। एक भी योजना अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पा रही है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और ये सब कब हो रहा है? जब एक महिला मुख्यमंत्री एक सूबे को चला रही है। तो ये सारी चीजें बंगाल के लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में इस मिस गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स वाली सरकार को 25 से कम लाके बंगाल के लोग रखेंगे। In the next upcoming election in Bengal, the TMC is going to achieve anything less than 25 seats in the assembly. इंदौर से जो खबर आ रही है उसमें उन्होंने बोला कि शहर साफ है लेकिन पानी दूषित है।
पे घेरा, गंगा की सफाई पे, यमुना की सफाई पे घेरा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी बस खुद के वादे करती है। अरे अखिलेश यादव खुद अभी कुंभ में, महाकुंभ में प्रयागराज जाके स्नान करके आए हैं और स्वच्छ गंगा मैया के अंदर स्नान करके आए हैं। 85 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने प्रयाग में डुबकी लगाई है। अभी पिछले 2025 की बात है ये, वो ये भूल गए ये बात। अखिलेश जी, महाकुंभ में आपने स्वयं डुबकी लगाई है कि नहीं लगाई है? या तो बोल दो झूठ बोले थे आप नहीं गए थे उस महाकुंभ में जहां 85 करोड़ देशवासियों ने डुबकी लगाई। फिर भी सब वो महाकुंभ सफलता से बिना किसी प्रॉब्लम के उसका समापन हुआ। और वो आज गंगा मैया के स्वच्छता पे सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। उनको समस्या ये है कि उनको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। अरावली भी काट रहे हैं। अरावली का भी सारा बात अखिलेश यादव या जो भी लोग अरावली का मुद्दा उठा रहे हैं वो उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो वहां पे इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। मुझे पता नहीं उनके क्या इंटरेस्ट है उन इलीगल माइनर्स के साथ। मुझे पता नहीं उनके साथ उनकी क्या दोस्ती है, सेटिंग है, मुझे नहीं पता। पर पुनः दोहराता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड कि 1 इंच पे भी माइनिंग अरावली में नहीं होगी। ये कमिटमेंट है। अरावली इज ए धरोहर। अरावली हमारे लिए धरोहर है। वहां पर किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी को हम नहीं होने देंगे। ये सारा षड्यंत्र कौन लोग बुन रहे हैं? जिन लोगों के इंटरेस्ट अरावली में प्रॉब्लम में आ रहे हैं, क्योंकि वहां बरसों तक वो इलीगल माइनिंग कर रहे थे। कि ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन किसने फॉरवर्ड की थी, पता लगाइए आप। जब कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, जब ये डेफिनेशन को आगे बढ़ाया गया, और आज वही इसी डेफिनेशन पे सवाल पूछ रहे। ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इलीगल माइनर्स हैं उनके साथ इन सब लोगों के इंटरेस्ट हैं। क्या इंटरेस्ट है? भाई है, भतीजा है, दोस्त है, काका है, नाना है, दादा है, या मॉनिटरिंग इंटरेस्ट है? आई डोंट नो, पर इंटरेस्ट जरूर है, क्योंकि ये इलीगल माइनर्स को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर कान खोल के सुन ले अखिलेश यादव भी, और जो भी लोग अरावली के संदर्भ में मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चला रहे हैं कि अरावली में माइनिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अरावली इज ए धरोहर फॉर अस। हमारे लिए धरोहर है, हमारे लिए माता के समान है। उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। ये वही सब लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। तो क्या जो नाना पटोले है वो राहुल गांधी के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं ये बोल के? क्योंकि इन्होंने ही भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। इन्होंने कहा था भगवान राम काल्पनिक है। ये वही लोग हैं, और मैं कहूंगा इनका दुर्भाग्य है, इनका भाग्य अच्छा नहीं है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने के बाद भी भगवान राम ने इनको दर्शन नहीं दिए। और 2 साल के अंदर सैकड़ों बार ये लोग अयोध्या के पास से निकले, पर भगवान राम ने इनको दर्शन नहीं दिए। और अब ये अपने आप को भगवान राम के तुल्य बता रहे हैं। ये राम जी के तुल्य नहीं है। ये सिर्फ अपने परिवार का काम करते हैं, ये राम का काम नहीं करते। ना राम जी के राज्य की परिकल्पना को लेकर काम करते हैं। ये परिवारवाद और वंशवाद की परिकल्पना को लेकर काम करते हैं। और